Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our fifth lecture, which is on business life cycle. Businesses have different stages in their life cycle, and each stage has its own challenges and its own needs, which need to be addressed in order to make the business flourish and expand. Every stage of the business cycle is very important and need to be revalued, reassessed, and so that the strategies and all the financial needs for the betterment for the betterment of shareholders can be changed and made according to the need of that stage. As you can see in the picture, there are 7 stages in the business life cycle. The first one is seed stage, startup, growth, established, expansion, mature, exit. Let's discuss the stages one by one. Number 1 is the idea, or we can say that the seed stage. As the meaning is very much understandable by its name, that this is the beginning of any business. और ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारे पास एक बिज़नेस का एक आइडिया होता है, और जहाँ कोई भी शख्स या कोई भी आप कह लें मुख्तलिफ लोग जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास एक आइडिया होता है कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ. ठीक है, ये बिज़नेस कैसे होगा, ठीक है, उसका जो सारा पेपर वर्क है वो इस स्टेज के ऊपर कंप्लीट कर लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं कपड़े का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम करना चाहती हूँ, उसके लिए ओब्वियसली मुझे जगह चाहिए होगी. जगह कहाँ पे चाहिए होगी, अगर मैं परचेज़ करना चाहती हूँ तो मुझे कितना उसके लिए फाइनेंस चाहिए या रेंट पे लेनी है, मशीनरी कौन सी मुझे चाहिए होगी, मुझे लोग कितने हायर करने हैं, कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा, कंपनी का लोगो, कंपनी की फाइनेंस नीड्स वगैरह, ये सब कुछ जो है वो इस स्टेज के ऊपर फाइनल कर लिया जाता है. नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो आ जाती है हमारे पास स्टार्टअप स्टेज. इस स्टेज के ऊपर बिज़नेस जो है वो पेपर से निकल कर एक उसकी प्रैक्टिकल शेप आ जाती है. यहाँ पर हम गुड्स या सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उनकी मेकिंग स्टार्ट हो जाती है. मार्केट में उसको हम भेज भी देते हैं, और फिर जो हमारे पास कस्टमर्स का फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंजेस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टेज ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है, कस्टमर इंक्रीज़ कर रहे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे पास रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है, और बिज़नेस जो है वो फ्लरिश कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इस्टेब्लिश स्टेज. ये वो स्टेज आ जाती है जहाँ पर कंपनी जो है वो मैच्योर हो चुकी होती है, मार्केट के अंदर एक अपना नाम बना चुकी होती है, अपनी पहचान बना चुकी होती है, लॉयल कस्टमर जिसके पास आ चुके हुए होते हैं. ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेंशन स्टेज. एक्सपेंशन स्टेज में क्या है कि अब कंपनी या बिज़नेस जो है वो अपना नाम बना चुका है, वो ये चाहता है कि और मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए. हमें कि या तो हम अपनी प्रोडक्ट्स इन न्यू प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया जाए, या फिर हम न्यू मार्केट में एंटर हो जाए. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिक्लाइन स्टेज. ये वो स्टेज होती है जहाँ पर बिज़नेस का जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बिज़नेस अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की बजाय क्या हो जाता है, रेवेन्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और बैंकरप्सी की तरफ बिज़नेस जो है वो जाना शुरू हो गया. इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास आती थी एग्जिट स्टेज, जहाँ पर बिज़नेस जो है वो सेल कर दिया जाता है या उसको बंद कर दिया जाता है. अब हमारे पास आ जाती है सीड स्टेज. हम थोड़ा सा सीड स्टेज को अब हम डिस्कस करते हैं. सीड स्टेज में क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इज़ हेयर इज़ दी मार्केट एक्सेप्टेंस, कि मार्केट हमारी न्यू प्रोडक्ट को या हमारी न्यू सर्विस को वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगी. यहाँ पर हम सारा पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर हम डन कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो हमें कहाँ से चाहिए. सीड स्टेज के ऊपर जब बिज़नेस होता है तो यूजुअली यहाँ पर फाइनेंसेस जो हैं वो हमारे पर्सनल होते हैं. ठीक है, पर्सनल फाइनेंस होगा, या आप अपनी फैमिली से या फ्रेंड से जो आप लोन फाइनेंस ले सकते हैं उसकी बेसिस पे, क्योंकि यूजुअली बैंक्स या दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं वो इस स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा लोन नहीं देती, क्योंकि कंपनी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. ये नहीं पता कि ये बिज़नेस चलेगा भी या नहीं चलेगा. अगर उसको लोन दिया जाए तो क्या ये वापस करेगा या
नहीं करेगा। इसके लिए ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्कीम्स निकालती है कि अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करने लगे हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई करें, और अगर वहाँ पर उनको प्रपोजल वगैरह आपका पसंद आता है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, ये होता है कि वो वहाँ पर आपको एक सीड मनी जो है वो दे देते हैं। अब इस सीड स्टेज के ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमारे पास होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडिया क्या है, आपका आइडिया क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं, आप कौन सी बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, क्या आपका जो बिज़नेस है वो न्यू आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आपका पुराना ही कोई बिज़नेस था और आप उसके साथ कोई सिस्टर कंपनी आप उसके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स एक्सपीरियंस है, या अगर आपके पास नहीं है तो क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि उस बिज़नेस के लिए जो स्किल्स या एक्सपर्टीज़ चाहिए वो उनके पास हैं। बिज़नेस की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कैसे कैटर होंगी, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, क्या आपके पास हैं, फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, इस जो बिज़नेस आप स्टार्ट करने लगे हैं इसकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस स्टेज कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, कंपैटिटर्स कौन हैं, कंपैटिटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या आप उनको बीट करके मार्केट में अपनी जगह बना सकेंगे। ठीक, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी यूनिक है कि आप फर्स्ट हैं मार्केट के अंदर और आपके पास कोई भी कंपैटिटर नहीं है, और अगर आपके पास कोई भी कंपैटिटर नहीं है तो आपको दोबारा से यहाँ यू नीड टू रीथिंक दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस इज़ नीडेड इन द मार्केट और नॉट, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी कंपैटिटर पहले से मौजूद नहीं है, ये प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, तो मे बी लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इस प्रोडक्ट या मार्केट की सर्विस की लोगों को ज़रूरत है, इंडस्ट्री मार्केट में इसका स्कोप है, तो फिर अगर उसके प्रोन्स ज़्यादा हैं तो फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपका यूनिकनेस क्या है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको बाय करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऑलरेडी कंपैटिटर्स मौजूद हैं और लोग उनका ब्रांड इमेज भी बहुत अच्छा है, तो व्हाई वुड पीपल प्रेफर अ न्यू ब्रांड। तो उसके लिए ओब्वियसली आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मार्केट का शेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। अब अगर इन सब क्वेश्चंस के जो भी हमने डिस्कस किए हैं कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका आइडिया क्या है, फिजिबिलिटी वगैरह, अगर ये सब कुछ का रिस्पांस पॉजिटिव है तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे विच इज़ दी स्टार्टअप स्टेज। नाउ स्टार्टअप स्टेज के ऊपर क्या हुआ कि हमने बिज़नेस के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर दिया, बिज़नेस को हमने स्टार्ट कर दिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने पार्टनर्स डिसाइड कर लिए, हमने सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और हमने लोगों को हायर कर लिया और हमने अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनकी प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दी। अब इस स्टेज के ऊपर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि एक तो ये कि हमें दोबारा से अपने आप को रीवैल्यूएट करना चाहिए कि हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप स्टार्टअप स्टेज के ऊपर ही अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब ये सही नहीं है तो यहीं पर से स्टॉप कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम फ्यूचर में ज़्यादा लॉसेस बियर करें। बिज़नेस का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ऑब्वियसली वो हासिल किए जाएंगे तो भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आकर जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा से फाइनेंसिंग ऑप्शंस को रीवैल्यूएट करेंगे, रिसर्च करेंगे कि हम अब पर्सनल फाइनेंस के अलावा और कौन कौन सी फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को अच्छा चला सकते हैं। अगर इंश्योरेंस हमें ज़रूरत है तो वो इंश्योरेंस वगैरह से हम हासिल कर ली जाएंगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं, उनके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, वो सब देखेंगे। बिज़नेस को रन करने के लिए हमें बैंक अकाउंट चाहिए होगा, फिर हमें प्रोफेशनल लोगों की हेल्प चाहिए होगी, लॉयर चाहिए होगा जो कि इस बिज़नेस को रन कर सके। ओब्वियसली एक सिंगल अगर हम सोल प्रोपराइटर का बिज़नेस करें फिर तो एक बंदा उसको रन कर सकता है, हमें ये इतनी ज़्यादा झमेलों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो ओब्वियसली हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्रोथ स्टेज।
ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या है कि अब हमने देखा कि जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया हमें उसका रिस्पांस अच्छा आया, फीडबैक हमें अच्छा आया, कस्टमर्स ने उसको पसंद किया और हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लोगों तक इसकी रीच कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए ओब्वियसली हमारे पास एक मार्केटिंग प्लान हम बनाएंगे। अब उसमें हमें दोबारा से रीवैल्यूएट करना है, हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा कि मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, हम अपनी बिज़नेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मीडिया में ऐड देना चाहिए, हमें फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हमें उसकी कंपेन चलानी चाहिए, या हमें इन्फ्लुएंसर्स को, इसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल इनका बहुत रोल है मार्केटिंग में, तो हमें उनको ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे। उसके बाद हमारा मार्केटिंग बजट क्या है, ओब्वियसली यहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, मार्केटिंग प्लान वगैरह, इसके लिए हमें मार्केटिंग टीम की ज़रूरत होगी, लोगों को एक्सपर्ट लोगों को हमें हायर करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल प्लान कि क्या हमारे पास इतना, हमारा जो ऑपरेशनल सिस्टम है, हमारे जो मशीनरी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इस काबिल है कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो हम अपनी सेल्स को या हम अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से। क्या उसके लिए हमें एडिशनल मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो ओब्वियसली हमें यहाँ पे फाइनेंस चाहिए होगा। वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? हमें जब हम अपनी सेल्स को या हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो ओब्वियसली हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो हमें फिर फाइनेंस की ज़रूरत होगी। ये फाइनेंस हम कहाँ से जनरेट करेंगे? ठीक है, इन सब के आंसर्स हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा से रीवैल्यूएट करना पड़ेगा ग्रोथ स्टेज के ऊपर आके, क्योंकि ग्रोथ स्टेज के अपने चैलेंजेस हैं जिनको हमें मीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो बिज़नेस प्रोसेस है, हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट भी हैं या नहीं हैं। कहीं हम कोई मटेरियल जो या अपनी एनर्जीज़ कहीं पर हम वेस्ट तो नहीं कर रहे। हम अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर दोबारा से इसको हम रीएवैल्यूएट करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी फाइनेंसेस को हम यहाँ पर दोबारा से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। उसके बाद क्योंकि हम ग्रोथ स्टेज के ऊपर हैं जहां हम अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, तो हम ऑब्वियसली अगर हमारे पास अच्छे पर्सनल नहीं होंगे, अगर हमारी एचआर टीम ने अच्छे लोगों को, स्किल्ड लोगों को हायर नहीं किया हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें दोबारा से यहाँ पर अपनी टीम की भी रिवैल्यूएशन करनी चाहिए कि आया कि हम राइट टीम के साथ काम करें या नहीं करें, या हमें मार्केट में अगर कहीं और इससे अच्छा प्रोफेशनल हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, जिनका हमारी कंपनी में होना हमारे लिए एक एसेट होगा, क्योंकि तो उनको हम लेकर आएँ। ठीक है, और अगर हम उन लोगों को लेकर आ रहे हैं तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनकी क्या सैलरीज़ होंगी, उनको सैलरी देने के लिए भी हमें फाइनेंसेस चाहिए होंगे, हमारे पास हैं या नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हर स्टेज के ऊपर हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही कि बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो हमें कितना कैपिटल चाहिए होगा, रेज़ द कैपिटल, कैसे, हाउ टू रेज़ द कैपिटल। ठीक है, बिज़नेस प्लान दोबारा से हम रिव्यू करेंगे कि क्या इन्वेस्टर्स यहाँ पर आगे कि हमें शेयर होल्डर्स यानी कि अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने चाहिए और उनके थ्रू हम पैसा लें, या फिर हम बैंक से लोन ले लें। ठीक है, हमारी फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद हमारी सेल्स कितनी हम देखते हैं कि हो जाएंगी या हम करना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है, मैं ये चाहती हूँ कि 2 साल बाद इसकी जो सेल्स हैं वो 200 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएँ आज से। यानी कि अगर मेरी आज की प्रोडक्शन जो, या आज की मेरी मंथली सेल जो है वो 100,000 पर यूनिट है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आफ्टर 1 ईयर जो है ये 500,000 पर यूनिट पे चली जाए। तो अगर ये 500 पर 1000 यूनिट पे जाना मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ, तो ओब्वियसली मुझे इसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी आज ही कि किस तरह से मैं ये लेवल अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, फिर अगेन आप हर स्टेज के ऊपर, हर जगह पर हम बार बार अपना जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे उनको हमें देखना होगा कि क्या इसके प्रॉन्स हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिश।
इस्टेब्लिश में क्या है कि हमारा कंपनी का, हमारे बिजनेस का एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड इमेज बन चुका है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे पास लॉयल कस्टमर्स आ गए, बट स्टिल वी वांट टू, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इसको और इंक्रीज़ करें इस्टेब्लिश बिजनेस को। तो इसके लिए हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दो तरह से हो सकती हैं। आप अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो कि या तो हम न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेकर आएँ, ठीक है। जिस तरह से अगर आप ये देखें, जो ब्लू कंपनी है जो कि बिस्किट्स वगैरह बनाती है, आप ये देखेंगे हर साल बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई वो अपने बिस्किट्स के अंदर कोई ना कोई थोड़ी सी चेंजेस करके कोई न्यू वैरायटी के साथ नेम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका मार्केट में जो शेयर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। या फिर ये हो सकता है कि हम अपनी मार्केट चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी हमारी जो हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, हम सिर्फ पंजाब में कर रहे थे। अब हमने देखा कि पंजाब में हमारा बिज़नेस अच्छा चल गया, यहाँ पे अपना नाम बन गया, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसे सिंध, KPK और बलूचिस्तान में भी एक्सपेंड करें। लेकिन फिर दोबारा हमें यहाँ पर दोबारा से उसकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उसकी फिजिबिलिटी प्लान दोबारा से हमें, जो हमारा आप कह लो कि स्टार्टअप स्टेज था या सीड स्टेज था, दोबारा से उस स्टेज पर जाना पड़ेगा कि क्या पंजाब की तरह सिंध में और बलूचिस्तान में, KPK में हमारी प्रोडक्ट की क्या फिजिबिलिटी, क्या वहाँ पर ये चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, वहाँ पर अगर हम न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं फिजिबल होगा, नहीं होगा, होगा तो हमें कितने फाइनेंसेस चाहिए होंगे, वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें यहाँ पे दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास इस्टेब्लिश बिजनेस है, आपका क्या ख्याल है कि अब मार्केटिंग हमने अच्छी चलाई थी, हमारे बिज़नेस का नाम बन गया, तो क्या हमें मार्केटिंग रोक देनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश हो चुका है, आपके पास एक अच्छा मार्केट शेयर भी है, फिर भी कस्टमर्स को हमें कुछ अरसे के बाद दोबारा से जगाना पड़ता है और अपना नाम उनको दिखाना पड़ता है। जिसके लिए अगर आप टीवी पे एड्स देखें या आजकल आपको सोशल मीडिया पे बहुत पुराने, जैसा यू फ़ोन है, अब टेलीकॉम हम सब यूज़ करते हैं, हर किसी के पास किसी न किसी कंपनी की सिम होगी, कोई टेलीनॉर यूज़ कर रहा है, कोई यू फ़ोन यूज़ कर रहा है, सबका एक अच्छा शेयर है मार्केट में। तो क्या, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपको इनके डेली एड्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो फूड इंडस्ट्री है उनके आपको ऐड देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके आपको ऐड देखने पड़ते हैं। वो बार बार आपको बताते हैं कि जी हमारी सेल लग गई है, या फिर अब हमने जी समर कलेक्शन लॉन्च कर दिया, अब हमने ऑटम कलेक्शन लॉन्च कर दिया। तो उससे भी दोबारा से कस्टमर्स को की तरफ की अटेंशन अपने बिज़नेस की तरफ लाने के लिए मार्केटिंग की हमें ज़रूरत बार हाँ हमें पड़ती। ये नहीं कि एक दफ़ा हमने कैंपेन चला दी, हमें कस्टमर्स मिल गए, हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो हम छोड़ दें, हम सो जाएं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिक्लाइन स्टेज। ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस जो है वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ जाए। मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो एक्सपेंशन या ग्रोथ स्टेज के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन सम टाइम्स बैड लक ऐसी हो जाती है कि अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया गया और हम जो हैं वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गए। अब डिक्लाइन स्टेज पे जब आएंगे तो यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं या आपकी जो प्रॉफिट है, हमारा जो सेल्स है, वो सब कुछ जो है वो डिक्लाइन यानी कि कम होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और हम ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं कि हम उससे उठ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर हमें अपनी कंपनी की दोबारा से वैल्यूएशन करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिक्लाइन स्टेज पर आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर एक अच्छी मैनेजमेंट की वजह से दोबारा से वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने बिजनेस प्लान को दोबारा से रिविज़िट करते हैं और ये देखते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो दोबारा से डिक्लाइन से निकल के किस स्टेज पे चली जाती हैं, ग्रोथ स्टेज पे चली जाती हैं। लेकिन सम टाइम्स बैड लक ऐसी होती है कि कंपनीज़ जो हैं वो डिक्लाइन स्टेज तक ही रहती हैं और डिक्लाइन से एग्ज़िट की तरफ आ जाती हैं कि वो बैंकरप्ट हो जाती हैं और उनको अपना बिज़नेस जो है वो सेल करना पड़ता है। अगर कंपनी ऐसी स्टेज के ऊपर आती है कि कंपनी को अपना बिज़नेस जो है वो सेल करना पड़ता है और ख़त्म करना पड़ता है, तो उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स की मदद से कंपनी के एसेट्स की जो है वो वैल्यूएशन करवाएँ और फेयर डील के ऊपर जो है वो उसको सेल आउट कर दें। If you have any questions, you can directly ask me, and thank you for listening the session.